हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 15 के दूसरे भाग को शुरू करने जा रहे हैं। हमने पिछले भाग में देखा था कि सभी जीवों को पोषी स्तरों में बांटा गया है। अब समझते हैं कि इन पोषी स्तरों द्वारा ऊर्जा प्रवाह कैसे होती है। किसी भी पारितंत्र में सबसे निचला भाग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो उत्पादक द्वारा होता है। उत्पादक क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करते हुए क्या करते हैं? वो उसकी ऊर्जा को यूज करते हुए अपने भोजन को बनाते हैं, जो आगे के स्तरों में बढ़ता जाता है। लेकिन क्या जितनी भी सौर ऊर्जा आती है उसको पूरे को एकत्र करके उत्पादक यूज कर पाता है? जी नहीं। जितनी भी सौर ऊर्जा होती है उसका मात्र 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो पाता है, जो कि उत्पादक करते हैं। अब जब इन उत्पादकों को कोई भी शाकाहारी जीव खाता है तो वो पूरा 1% भाग जो पौधों में था, उत्पादक में था, वो शाकाहारी जीव के अंदर नहीं जाता है। उस 1% भाग का कुछ भाग तो उसके खुद के जैविक कार्यों में, वृद्धि में, जनन में यूज हो जाता है, जबकि कुछ ही मात्रा अगले लेवल पे, अगले स्तर तक पहुंच पाती है। कहा जाता है कि खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है और अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। मतलब समझिए, सूर्य की जितना भी प्रकाश आता है उसका 1% भाग ही उत्पादक तक गया, फिर उत्पादक के अंदर जितनी भी खाद्य ऊर्जा बनी उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही शाकाहारी तक गया। और इस तरह करते करते जब वो शीर्ष मांसाहारी, तृतीय मांसाहारी तक पहुंचेगा तो बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा रह जाती है। इसीलिए जो आहार श्रृंखला के चरण होते हैं वो 3 या 4 चरण में ही होता है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथी पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि निचले पोषक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा भी सबसे अधिक होती है। जो ये आरेख आप देख रहे हैं इससे पता चलता है कि ऊर्जा का प्रवाह निचले पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर ही जाता है। मतलब वो सिर्फ एक ही दिशा में मूव करता है, एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाह होती है। स्वपोषी द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती, मतलब वो उल्टी दिशा में नहीं चल सकती। जैसे कि शाकाहारी में स्थानांतरित हो जाएगी लेकिन शाकाहारी से उत्पादक में वापस उपलब्ध नहीं हो सकती। हमने पहले भी पढ़ा था कि अपमार्जक की भूमिका क्या होती है पारितंत्र में। अपमार्जक पारितंत्र में बहुत ही अलग विशिष्ट स्थान ग्रहण करते हैं। जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का काम करते हैं। ये पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के मृत शरीरों पर आक्रमण करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ पुनः चक्रण में अपमार्जक सहायता करते हैं एवं वातावरण को स्वच्छ करते हैं। आइए आप समझते हैं ओजोन को, कि ओजोन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण में। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के जो अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु विघटित होकर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाते हैं। ये स्वतंत्र परमाणु पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। ऑक्सीजन अणु हो गए O2, ऑक्सीजन परमाणु बन गया O। जब दो O बन गए, परमाणु बन गए, ये O जब ऑक्सीजन के अणु O2 से मिलता है तो O3 बनता है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या हो गया? O3। अब ओजोन गैस का अपक्षय क्या हो गया? 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। अब ये गिरावट हमारे ही द्वारा यूज किए गए केमिकल्स की वजह से हो रही है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC।
ये सबसे मुख्य कारक माना जाता है जो ओजोन गैस का ह्रास करता है हमारी पर्यावरण से। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। ये ओजोन की परत के अपक्षय के लिए मुख्य कारक है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी में सभी की अनुमति से बनाई गई, जिसमें यह कहा गया कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब समझते हैं कचरा प्रबंधन को। आपको पता है कि हमारे नगर में चारों ओर कचरा ही कचरा दिखाई देता है। कहीं पर थैलियां होती हैं, कहीं पर रबड़, कहीं पर मेटल, कहीं पर ग्लास, कांच बिखरा रहता है। इन सब कचरों का निपटान करना भी एक गंभीर समस्या बन गया है। इसका हमें उपाय करना चाहिए, जैसे कि जो हमने पढ़ा था कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव, तो हमें ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग रखना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि हरा जो कचरे का डिब्बा होता है उसमें हमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ डालने चाहिए, जबकि जो नीला डिब्बा होता है उसमें हमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ डालने चाहिए। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को पुनः चक्रण के द्वारा पुनः उपयोग करना चाहिए, और जब वो उपयोग की हालत में न रहे, आगे उपयोग न किया जाना चाहिए, तभी हमें उसे फेंकना चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक एवं धातु से बनी हुई चीजें। जबकि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को हम यूज करके दोबारा दबाकर, मिट्टी के अंदर दबाकर हम उसे खाद में बदल सकते हैं, जो कि पौधों को उच्च कोटि की खाद उपलब्ध कराने में हमारी मदद करेगा। बाद में बचे हुए कचरे को आग से जलाकर नष्ट किया जा सकता है, जिससे बायोगैस बनेगा और कचरे का निपटान की समस्या कम हो जाएगी। अब इस पेज पर जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच में अंतर दिया गया है। यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे सब याद कर लेंगे। धन्यवाद।